Hello everyone. Sorry for the delay actually. Some kind of reason मैं इसको स्टार्ट थोड़ा लेट कर पाया. हेलो भावना जी, हेलो सोनाली जी, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ. 10 मिनट लेट हो गए हैं हम. सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं. आप सभी विद्यार्थियों को मेरी आवाज़ आ रही है तो हेलो लिख के बोलें. आवाज़ आ रही है. हेलो राहुल जी, गुड आफ्टरनून. सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं. आज जैसे कि मैंने कल बताया था कि मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके पर एशियन हिस्ट्री, प्राचीन काल के इतिहास के ऊपर में ये क्लास लेने वाले हैं और इसमें वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं. तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं. हेलो अभय जी, गुड आफ्टरनून. आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया. कोशिश रहती है मेरी कि सही समय पे आ जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता हूँ. दोपहर का समय है. हेलो सत्यपाल जी, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं. 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और इंतज़ार करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इस क्लास को. वैसे ही काफ़ी लेट हो गए हैं. 20 मिनट, 4 बजे ख़त्म कर देंगे क्लास को. क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्टली कवर करेंगे, निश्चिंत रहें आप. हेलो एवरीवन. जो भी नए विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. हेलो रेखा जी. और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप समय पर सारे वीडियोज़ देख पाएंगे. हेलो आकाश जी, हेलो मोनी जी, जय हिंद. थोड़ा सा लेट हो गए हैं, सभी विद्यार्थियों को बार बार मैं बता रहा हूँ. चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे. जैसा कि मैंने कल बताया था आपको क्लास ख़त्म करने पर कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे आज. वो सभी क्वेश्चंस जो कि मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी के में मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास पर आधारित हैं, मध्य प्रदेश की एशियंट हिस्ट्री पर बेस्ड हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें हम लेंगे. हेलो धर्मेंद्र जी, हेलो प्रदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून. आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है. और सभी फैक्ट्स को हम कवर करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं. मध्य प्रदेश के प्राचीन काल में कौन कौन से वंश रहे और उनके सारे कार्यकाल के बारे में इसमें चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे. चलिए समय ख़त्म हुआ, स्टार्ट करते हैं क्लास. सबका इंतज़ार हो गया. लीजिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. बताएं इसका आंसर क्या है. बताएं. आप इसे दिख रहा है तो आप मेरे को क्लियर कर दें. वेरी गुड आफ्टरनून ब्रजेश जी, वेलकम अगेन. ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने. बताएं जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं. मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास पर ये मैंने जैसे बताया सारे क्वेश्चंस हैं. बताइए जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं. कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या फिर बिंदुसार. बताएं इसका आंसर बताएं. सभी लोग आंसर देना चालू कर दिए हैं. सिंगल लाइन फैक्ट्स के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर पाएंगे. आंसर बताएं, अगर नहीं मालूम होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा. चलिए आंसर आना चालू हो गए. काफ़ी विद्यार्थी बी की तरफ में जा रहे हैं. चलिए बी, आकाश जी भी बोल रहे हैं, राहुल जी बी पर जा रहे हैं, हेमलता जी भी बी पर जा रही हैं, प्रदीप जी ने भी अशोक
को ही चुना है। वेरी गुड आफ्टरनून निगोले जी, आप सभी का स्वागत है। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया आप लोगों ने, इससे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो रूपनाथ है, ठीक है ना, जबलपुर में रूपनाथ और दतिया में गुर्जरी नामक स्थान पर जो लघु शिलालेख मिले हैं वो सम्राट अशोक के हैं, ठीक है ना, सम्राट अशोक, ठीक है। तो ये आपको सिंगल लाइन फैक्ट है, ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आर्यन जी आप भी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सेकंड। लौह युग के दूसर चित्रित मृत भांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? जो लौह युग के दूसर चित्रित जो मृत भांड थे, मट्टी के जो बर्तन थे, वो प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए थे? मुरैना भिंड, सतना रीवा, गुना देवास या फिर जबलपुर रीवा? इसमें से कौन सा उत्तर सही है बताएं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि लाइव वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सभी लोग जो भी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, बताएं इसका आंसर क्या है। अगर आप लोग श्योर हैं तभी आंसर दें। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आपको मैंने पहली भी क्लास में बताया कि आप बिल्कुल बोल दें कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि गलत आंसर से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। चलिए इसका आंसर है भिंड और मुरैना। लौह युग का जो दूसर चित्रित मृत भांड है, यानी कि मट्टी के बर्तन, ठीक है ना, चित्रित जो मट्टी के बर्तन प्रदेश में भिंड और मुरैना में मिले हैं। तो जिन्होंने भी भिंड मुरैना ए ऑप्शन चुना है, इससे करेक्ट आंसर, ठीक है, मुरैना और भिंड में मिले हैं ये, ठीक है ना। बाकी आप इसके बारे में और डिटेल में चाहेंगे तो यू कैन रेफर योर बुक, देयर यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एशियन हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं इसके बारे में। गोगेरिया, जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके पास में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीपांशु जी, आप भी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। बताएं, गोगेरिया जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सागर, विदिशा, मुरैना या फिर बालाघाट? विच वन इज द प्लेस वेयर ये सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? आंसर जैसे क्वेश्चन सामने आए स्वयं पढ़ा करें और पढ़ने के बाद में ऑप्शन देखकर फटाफट उसका आंसर दिया करें। समय ज़्यादा जाता है उससे, और उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन के लिए समय ज़्यादा लग जाते हैं। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। आंसर नहीं मालूम हो तो मैं बार बार कहूँगा, बिल्कुल टिक कीजिए, बोलिए नो आइडिया, नहीं पता, देन आपको मैं आंसर स्वयं दूंगा ही। चलिए इसका आंसर लोगों ने, आप सभी ने देना चालू किया है। डी पर जा रहे हैं मोनू जी, और राहुल अतुल जी बोल रहे हैं विदिशा। चलिए गोगेरिया, देखिए सबसे पहले तो गोगेरिया ढूंढना पड़ेगा, गोगेरिया है कहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ ताम्रकालीन सभ्यता मिली है, तो इसको फाइंड करेंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो उससे क्या ना कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये गोगेरिया है कहाँ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ बालाघाट। तो बालाघाट है ये गोगेरिया। गोगेरिया कहाँ है? बालाघाट में। वहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने डी लगाया है बालाघाट, वो सही लगाया है, ठीक है। ये इसका आंसर है बालाघाट। सिंगल लाइन फैक्ट है सर, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इसलिए इस पे अपन ज़्यादा कुछ बुक्स रेफर करने के बाद में ही कंफर्म करेंगे। तो you will go to your personal book which is you are studying about Asian history,
there you will get the correct answer. Whatever I am giving you, that is actually my correct answer. If you will, अगर आप लोग उससे मैच करते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी अ करेक्ट. मेरी तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये बालाघाट. ठीक है, ये आ गया आंसर. अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताएं. चौथा, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मिले हैं? सम्राट अशोक हैं, उनके शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में मिले हैं? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या दतिया? देखिए पिछले क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया था, आप बता सकते हैं इसमें. बताएं, अशोक की जो शिलालेख है वो कहाँ मिले हैं? इसका आंसर दें. चलिए आंसर आना चालू हो गया. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर. ओके, दतिया इज द करेक्ट आंसर. जो मुख्य शिलालेख है, मतलब कि मैन शिलालेख बोलते हैं इनको, ठीक है ना, वो मिले हैं दतिया में. बाकी लघु जो शिलालेख हैं, ठीक है ना, वो मुरैना में मिले हैं, लघु वाले. लेकिन अगर एक्चुअल में शिलालेख देखा जाए तो वो दतिया में प्राप्त हुए हैं. ठीक है ना, दतिया इज द करेक्ट आंसर. ओके, लघु शिलालेख मुरैना और भिंड में मिले हैं, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया. लेकिन जो एक्चुअल शिलालेख हैं, जिनको कि अपन शिलालेख मान सकते हैं, बड़े पात्र में शिलालेख है, शिला पे लिखा गया है, दैट इज कहाँ मिले हैं? वो दतिया में. चलिए पांचवा क्वेश्चन आ गया आपके सामने. ये आ गया आपके सामने पांचवा क्वेश्चन. आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चलें. अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक माय लाइव वीडियो. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग इन योर स्क्रीन. प्रागैतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? बताएं. सोनगिरी, बाघ गुफाएं, भीमबेटका या उदयगिरी? बताएं इसका कौन सा आंसर है? चलिए इसका आंसर बताएं. शैल चित्र कहाँ मिले हैं? आंसर आना चालू हो गए हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर. ओके, सो हियर इट इज करेक्ट. आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, जो लोग भीमबेटका की तरफ में जा रहे हैं. शैल चित्र जो है मध्य प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक हैं वो भीमबेटका में मिले हैं. तो भीमबेटका इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, भीमबेटका में मिला है ये पूरा. ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है आप बताएंगे? किस जिले में पड़ती है भीमबेटका? इफ यू नो अबाउट द भीमबेटका देन लेट मी नो इन विच डिस्ट्रिक्ट दैट कमिंग. किस डिस्ट्रिक्ट में आती है वो भीमबेटका? भीमबेटका किस जिले में आती है? जो भीमबेटका है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू. किस जिले में आती है भीमबेटका? जिला बताइए. चलिए दीपांशु शर्मा जी ने आंसर दिया. और कोई बताना चाहेगा? दीपांशु शर्मा जी बता रहे हैं रायसेन. रायसेन. चलिए सभी लोगों ने रायसेन दिया है, बिल्कुल सही है. रायसेन जिले में है भीमबेटका. ठीक है, बिल्कुल ये भी रेखा जी ने बताया, रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील में है. बिल्कुल सही, अब्दुल्लागंज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. अब्दुल्लागंज जो तहसील है वहाँ पर है. और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के बहुत ही ज़्यादा निकट है. भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर दूर है ये. ठीक है, और यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो शिला चित्र हैं वो यहाँ पर यहाँ की गुफाओं में मिले हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया. और इसको
भीमबेटका को एक सिंपल सा फैक्ट और बताता हूँ, विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विश्व धरोहर में शामिल किया गया, कब किया गया था विश्व धरोहर में, बताएं। विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था भीमबेटका को? मध्य प्रदेश की 3 जगह हैं जिसको कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, उसमें से एक भीमबेटका भी है, बताएं। गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर बिल्कुल आ गया है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप लोग तो 86, 89, 2003 मिक्स आंसर यू आर गिविंग। इफ यू डोंट नो अबाउट द आंसर देन प्लीज से आई डोंट नो। आप लोग बिल्कुल मना किया कीजिए। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के ही आंसर दें बिल्कुल सही जवाब। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भीमबेटका को शामिल किया गया था 2003 में। 2003 में इसको शामिल किया गया था, 2003 में विश्व धरोहर में। जो विश्व धरोहर है उसमें 2003 में शामिल किया गया था। 86 में खजुराहो को शामिल किया गया था और 89 में सांची को शामिल किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं गोविंद लोधी जी ने, बिल्कुल सही बताया। खजुराहो 86, ठीक है, खजुराहो 1986, ठीक है, सांची 1989, देन भीमबेटका 2003। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसको बिल्कुल आपको कंफर्म करना है। इसमें बिल्कुल दीपांशु शर्मा जी बता रहे हैं मांडू को प्रस्तावित रखा गया है। मध्य प्रदेश की बहुत से क्षेत्र हैं जिनको प्रस्तावित रखा गया है धरोहर में, अभी उस पर रिव्यू चल रहा है। जैसे ही वो आएगा सामने, उसका भी कंटेंट अपने सामने आएगा, उसको भी अपन स्टडी करेंगे। बट राइट नाउ अभी जो है वो यही 3 हैं जो मध्य प्रदेश के हैं जिनको कि विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा एलोबरेट करने में ही पढ़ाई होगी। सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देना, इट्स इज नॉट द मैटर अबाउट द लाइव क्लास। इफ वी आर कमिंग टू द लाइव क्लास, डेफिनेटली वी हैव टू बी इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके, अपनी खुद के ही प्रश्नों को अपन को हल करना है आपस में मिलके, जिससे कि रिवीजन हो अपना और अपन इस क्लास के बारे में, इस क्लास से कुछ पा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक समूचा क्षेत्र था? पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से, ठीक है ना, तृतीय, चौथी, पांचवी, छठी, पहली और दूसरी और उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। इसका आंसर दें आप। इसका आंसर दें।
आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है तभी आप आंसर दें, और नहीं पता हो तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है उसमें, उसको फिर एलोबरेट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। चलिए, इसका जो आंसर है, जिन्होंने लगाया है बी और सी भी लगाया है, नो आइडिया। चलिए, इसका आंसर है ए, तीसरी और चौथी शताब्दी में। ए इज द करेक्ट आंसर। आप अपनी बुक को रेफर कीजिएगा, उस बुक्स में आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तीसरी और चौथी शताब्दी में थे ये। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार नागवंशी राजाओं का जो अधिकार था विदिशा से लेके मथुरा तक, ठीक है। सो तीसरी और चौथी सदी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। नागवंश के शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? नागवंश के शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए बताइए। विदिशा, एरन, खजुराहो या फिर मालवा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। नागवंश के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? 7वें का आंसर बताएं। और आप सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे लाइक नहीं मिल रहा है अभी देख भी। पहले कल तक आपने लाइक बटन दबाया था, आज मेरे को लाइक बटन एक भी नहीं किसी ने दबाया। आई वॉन्ट लाइक ऑफ माई वीडियो। सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें। इसका आंसर आना चालू हो गया। मैक्सिमम बी पर जा रहे हैं, डी पर भी जा रहे हैं। दीपांशु शर्मा विदिशा बोल रहे हैं। चलिए, आंसर बिल्कुल सही लगाया है जिन्होंने विदिशा लगाया है। विदिशा इज द करेक्ट आंसर। नागवंश के जो शासक थे उनके सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए, 8वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताएं 8वां, पहला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, किस दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? बताएं। मालवा का दुर्ग, ग्वालियर का दुर्ग, कलिंजर का दुर्ग या गोंड राजाओं का किला? आप सब लोग आराम से बता सकते हैं। लाइक बटन दबाना है, लाइक बटन। यू कैन गिव कमेंट, कमेंट में लाइक का थंब इम्प्रेशन देना अच्छी बात है, वेरी गुड। बट जो लाइक बटन है वीडियो के नीचे दिया हुआ है उसको आप लाइक बटन होता है उसको दबाइए। चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, आंसर आ गया है। मैक्सिमम कमिंग टू द बी ऑप्शन। ग्वालियर को बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी यू नो, ठीक है ना। भारत का जिब्राल्टर और किलों का रत्न, ये दोनों ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। तो ग्वालियर के दुर्ग इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल। दीपांशु शर्मा जी बता रहे हैं सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था ग्वालियर का किला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें। वीडियो के नीचे ही लाइक बटन दिया है, उसको आप लाइक क्लिक कर सकते हैं और उससे वीडियो को लाइक मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वाकटाक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों पर कहाँ प्राप्त हुए थे? वाकटाक वंश, व्याघ्रराज के नचना कोठार या फिर गज अभिलेख पन्ना, आवा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। वाकटाक वंश के लिए कहां पर है? चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। कहां मिला था इसका बताइए। वाकटाक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से मिले थे? आंसर बताएं इसका। राहुल जी ए पर आ रहे हैं, रूमिल जी भी ए पर है, दिव्या त्रिपाठी जी सी चुन रही हैं, रूमिल जी ए बता रहे हैं, राजेश पटेल जी सी पर जाएंगी, दीपांशु ए पर, हेमलता ए, यशवंत जी सी 0.7 ए पर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही जिन्होंने ए चुना है, ए इज द करेक्ट आंसर। व्याघ्रराज के नचना कोठार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
वाक्टाक वंश के जो साक्ष्य मिले हैं वो नचना कुठार सतना, वहां पे व्यग्रराज, ठीक है ना, वहां पर मिले हैं। और इन्होंने जो वाक्टाक वंश है, इन्होंने अपने वंश की स्थापना कहां पर की थी? विदिशा, ठीक है ना, ये विदिशा में अपने वंश की स्थापना की थी वाक्टाक वंश ने, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो साक्ष्य हैं वो सतना और साथ ही साथ गज, गज, ठीक है ना, गज अभिलेख पन्ना, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, दोनों। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा सा, जिन्होंने सा चुना है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों जगह इसके अभिलेख मिले हैं, व्यगराज नचना कुठार और गज अभिलेख पन्ना, ठीक है ना, दोनों जगह पे इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पन्ना में भी हैं और सतना में भी है, ठीक है। विदिशा में इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी, ठीक है, प्राचीन राजवंश है वाक्टाक वंश, पुराणों के अनुसार ये जानकारी मिलती है अपने को। चलिए दीपांशु जी बता रहे हैं विदिशा शक्ति द्वारा, विद्या शक्ति द्वारा ब्राह्मण ने की थी विदिशा में इसकी स्थापना, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए जिन्होंने सी लगाया है वो सही लगाया है। दोनों ही जो क्षेत्र हैं पन्ना और सतना, व्यग्रराज, ठीक है ना, यहाँ पे नचना कोठार क्षेत्र है, और गज अभिलेख जो पन्ना, इन दोनों जगह वाक्टक वंश के ये साक्ष्य मिले हैं दोनों स्थानों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताएं त्रिपुरी में निम्नलिखित में किसके सिक्के मिले हैं? त्रिपुरी सतवाहन एवं गुप्तों के, मौर्य कुषाणों के, गुप्त और एवं क्षत्रिय के, या फिर मौर्य गुप्त शासकों के? बताइए इसका आंसर क्या है? त्रिपुरी में किसके साक्ष्य मिले बताइए? त्रिपुरी में आंसर आना चालू हो गया है। ए पर जा रहे हैं मैक्सिमम, राजेश पटेल जी बी पर जा रहे हैं, बाकी ए पर यशवंत खेलवाल जी डी पर जा रहे हैं, सीता गुप्ता ए पर हैं। चलिए मैक्सिमम्स हु आर चूजिंग ए सतवाहन एंड गुप्त, जिन्होंने ए को चुना है वो बिल्कुल सही चुना है, ठीक है ना। त्रिपुरी, ये त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर, जबलपुर में है ये त्रिपुरी, वहां पर सतवाहन और गुप्त के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है ना। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं महाजनपदों में से कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से था? बताएं 2, 4, 3 या 5। मध्य प्रदेश में जब महाजनपदों की चर्चा होती है तो महाजनपदों में मध्य प्रदेश में कितने जनपद थे और टोटल महाजनपद कितने थे पूरे भारत में? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर आप दें। चलिए आंसर आना चालू हो गया ऑप्शन में। मैक्सिमम आर चूजिंग ए ऑप्शन। 2 जनपद थे, बिल्कुल सही रहा आपने, 2 इज द करेक्ट आंसर। और 2 कौन कौन से थे इसके आंसर आप दें। पी के कुर्मी जी बता रहे हैं बिल्कुल, ए अवंती और चेदी। और कोई बताएगा? चलिए बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, ठीक है ना,
जनपद थे वो थी अवंती और चेदी। ये दो महाजनपद थे मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना, अवंती और चेदी। और टोटल भी बता रहे हैं काफी विद्यार्थी, दीपांशु शर्मा जी बता रहे हैं, ठीक है ना, जो महाजनपद थे कुल, ठीक है ना, वो थे 16। पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, जिसमें कि 2 मध्य प्रदेश में थे, अवंती और चेदी, ये 2 महाजनपद थे। अवंती क्षेत्र जो पड़ता है, जो अवंती क्षेत्र है वो आज के समय में उज्जैन का क्षेत्र कहलाता है, और जो चेदी का क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है जबलपुर के पास का, जबलपुर और ऊपर का क्षेत्र है ना, विंध्य क्षेत्र जो ऊपर का कहलाता है वो कहलाता है चेदी क्षेत्र। महाजनपदों में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था अवंती और चेदी ने। चलिए आप एक और फैक्ट बता रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता है, बताएं। बुंदेलखंड, दंडकारण्य, मालवा या फिर निमाड़। अवंतिका के नाम से कौन सा क्षेत्र कहलाता है महाजनपदों में? आप इसका आंसर बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, एवरीवन नो द आंसर। चलिए आंसर आना चालू हो गया। आकाश जी सी पर जाएंगे। मालवा की तरफ में जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मालवा इज द करेक्ट आंसर। मालवा इज द करेक्ट आंसर। भारत का अवंतिका जो क्षेत्र है, जो कि महाजनपद में आता था मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, महाजनपद, वो मालवा क्षेत्र में है, ठीक है, नॉर्थ मालवा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नॉर्थ में आता है। नॉर्थ भी ना कह सकते हैं, अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए, मध्य प्रदेश को देखा जाए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है मध्य प्रदेश, तो उसमें उज्जैन को यहाँ पड़ता है, और ये है पूर्व, ये है उत्तर, और ये है पश्चिम, यहाँ पर आता है पश्चिम, सॉरी, ठीक है ना, और ये, और उज्जैन पड़ता है यहाँ पर, यह है उज्जैन। तो उसको कह सकते हैं कि ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र, पश्चिम उत्तर क्षेत्र कहलाता है, अगर मानचित्र के अनुसार देखा जाए तो इसे, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। चलिए, नावदा टोली पुरातात्विक स्थान निम्न में से किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण संस्कृति से, लोहा युगीन संस्कृति से, पाषाणी संस्कृति से, या वैदिक संस्कृति से? कौन सा उत्तर सही है इसमें? थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने बता दिया। आवाज आ रही है? ठीक है, नावदा टोली जो पुरातात्विक स्थान है वो निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर बताएं इसका। बताएं, इसका आंसर आ रहा है। सभी लोग आंसर दे दिए हैं, मैक्सिमम्स ए पर जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप,
आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, ताम्र पाषाण संस्कृति इज द करेक्ट आंसर। नाबदा टोली पुरातात्विक स्थल, ये कहाँ पर है नाबदा टोली? ये नाबदा टोली है, ये कहाँ पर है, किस क्षेत्र में पड़ता है नाबदा टोली, बताएं। नाबदा टोली किस क्षेत्र में पड़ता है? नाबदा टोली किस क्षेत्र में पड़ता है, जल्दी से बता दें मेरे को फटाफट, समय काफी जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन दबाएं। अभी तक एक भी लाइक मेरे को मेरे लाइव सेक्शन में मेरे को दिख नहीं रहा है, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है। आंसर आ गया महाकालेश्वर। महाकालेश्वर के महेश्वर? महाकालेश्वर या महेश्वर? देयर इज सम कंफ्यूजन टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स। महाकालेश्वर उज्जैन में पड़ता है और महेश्वर वो खरगोन में पड़ता है। तो नाबदा टोली जो है वो खरगोन में है, खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर है ये, ठीक है ना। जितनी भी पुरानी संस्कृति मिली है उसके आजू बाजू नदी रही है, ठीक है ना। नाबदा टोली की जो साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण युगीन, वो नर्मदा नदी के तट पर मिले हैं। और नाबदा टोली खरगोन में महेश्वर के तट पर है ये नाबदा टोली, ठीक है ना, वहां पर मिले हैं ये। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पाषाण संस्कृति का अस्तित्व रहा, ठीक है, जो कि 1660 ईसा पूर्व, 1660 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर पाषाण संस्कृति का, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रही हैं रेखा जी आप, खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में है ये नाबदा टोली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन, पनगुड़िया निम्न में से क्या प्राप्त हुआ, बताइए। गुफाएं मिली हैं, पाषाण युगीन साक्ष्य मिले, शिलालेख या भित्ति चित्र पनगुड़िया में, बताएं। पनगुड़िया में क्या प्राप्त हुआ था? बताएं इसका आंसर। आंसर फटाफट दिया कीजिए, समय जाता है काफी। पनगुड़िया में कहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए? चलिए आंसर आना चालू हो गया, मैक्सिमम दे आर गिविंग द आंसर, ओके। आंसर शिलालेख ले रहे हैं सभी लोग, चलिए बिल्कुल सही है आपका आंसर, शिलालेख मिले हैं पनगुड़िया में, ठीक है ना। शिलालेख इज द करेक्ट आंसर। अशोक के शिलालेख बता रहे हैं कुर्मी जी, चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी, बताएं। सांची, उज्जैनी, महेश्वर या ओमकारेश्वर? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी, इसका आंसर दें। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर दें आप। इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। उज्जैनी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी, जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, उनकी राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए,
खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? जेजाक भुक्ती के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। ए, बी मालवा के परमारों की राजधानी थी। सी कलचुरी की धार्मिक राजधानी थी या बुंदेलों की धार्मिक राजधानी थी? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। राजपूत जी, माया जी से बात बाद में कर लेंगे अपन, है ना। अभी हम पढ़ाई कर लें। कृपया कर अपने पर्सनल कमेंट ना किया करें। चलिए, आंसर आना चालू हो गया। सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, ए पर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। जेजाक भुक्ती के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। बिल्कुल सही। खजुराहो, जेजाक भुक्ती, ठीक है ना। इसका जो पुराना नाम था इतिहास में नाम, उनको जेजाक भुक्ती भी कहते थे, ठीक है, इसको याद रखना। और ये चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी और चंदेलों ने यहाँ पर राज्य 950 से लेके 1400 तक किया था, यानी कि कुल 5 सदी तक चंदेलों का यहाँ पर राज था, ठीक है ना। इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। 17वां क्वेश्चन है। चलिए, मध्यकालीन का क्वेश्चन आ गया इसमें एक ये। बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था? मालवा, विंध्य, महाकौशल या इनमें से कोई नहीं? ये एक मध्यकालीन का आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, प्राचीन काल में। चलिए बताएं, मिक्स हो गया है, आंसर बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका आंसर देना चालू किया आप सभी ने, वेरी गुड। बाबर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, बाबर का कार्यकाल कितने वर्ष का था? बाबर का कार्यकाल कितने वर्ष का था? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मध्यकालीन का दे दिया है इसमें, ठीक है ना, प्राचीन काल का नहीं, ये मध्यकालीन है। बाबर मध्यकालीन युग में था। तो ये बताइए कि बाबर का जो कार्यकाल था वो बताएं, अगर आपने बाबर पढ़ा है। जब तक आप बाबर के बारे में नहीं जानेंगे, बाबर के तरफ में आंसर भी नहीं दे पाएंगे आप। बताएं, एनीवन कैन गिव द आंसर। बाबर का कार्यकाल बताएं, बाबर का कार्यकाल बताएं मेरे को। आई एम लुकिंग फॉर बाबर का टर्म बताएं। 1526 में आया था बाबर और 1530 तक, बिल्कुल सही। 1526 से लेके 1530 तक इसका कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल में इसने जो क्षेत्र जीता था बाबर ने, ठीक है ना, वो था चंदेरी का क्षेत्र और ग्वालियर। मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र में ही इसने अपना कब्जा किया था, एक तो ग्वालियर था और एक चंदेरी था। और ये दोनों क्षेत्र आते हैं बुंदेलखंड में, ये दोनों आते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो इसमें बुंदेलखंड तो कहीं पे है ही नहीं है, बुंदेलखंड है ही नहीं इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है आप। 1526 से लेके 1530 तक ही बाबर था। पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंदेरी और ग्वालियर, चंदेरी जो अशोकनगर में आता है और ग्वालियर, इस पर उसने अपना अधिकार जमाया था
और दोनों बुंदेलखंड में आते हैं। बिल्कुल सही मेहंदी राय, आप बाकी के फैक्ट तो सही बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? आपने इसका आंसर नहीं दिया। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ना मालवा को जीता था उसने, ना विंध्य को, ना महाकौशल को। ठीक है ना, इसने बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया था, चंदेरी और ग्वालियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, बताएं। बुंदेलखंड और मध्य भारत, हाँ ये मान सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक जी। चंदेरी मध्य भारत में आता है, लेकिन बुंदेलखंड से छूता हुआ है थोड़ा सा। ठीक है ना, आप कह रहे हैं मध्य भारत का क्षेत्र है वो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ जाता है, और ऊपर का क्षेत्र ग्वालियर इस तरफ में पड़ जाता है। आपका कहना भी कोई गलत नहीं है, और बुंदेलखंड का हिस्सा भी उसमें पड़ता है। जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे मध्य भारत के क्षेत्र में लेके आते हैं। चलिए बताइए, पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र दिया था? झांसी से ग्वालियर, बुरहानपुर से ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। आंसर आना चालू हो गए हैं विद्यार्थियों के। 18th का बी लगा रहे हैं, वाह। चलिए, बी जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। बुरहानपुर से ग्वालियर तक का क्षेत्र पेशवा बाजीराव ने, जो सिंधिया सरदार है, उनको प्रदान किया था। ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? मध्य प्रदेश जब मुगल साम्राज्य का अंग बना तो किसको हराया था? पेशवा बाजीराव को, हर्षवर्धन को, रानी दुर्गावती को, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताएं। चलिए, आंसर आना चालू हुआ, सभी लोगों ने दिया। रानी दुर्गावती इज द करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी रानी दुर्गावती को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। रानी दुर्गावती को हराया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश पूरा मुगल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। बाकी के सभी क्षेत्र जीत लिए थे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को जीतने के लिए रानी दुर्गावती, जो कि गोंड वंश की थी, ठीक है ना, जो कि कहाँ था, कौन सा क्षेत्र था उसका? बघेलखंड। ठीक है ना, बघेलखंड क्षेत्र था, उस क्षेत्र की शासिका थी ये, और वहां से गोंड वंश की शासिका थी। तो उस क्षेत्र को जीतने के बाद में, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य का ये पूरा अंग बन गया था। बिल्कुल सही है, कुर्मी जी ने बताया अकबर। ठीक है, अकबर के सेनापति ने ही यहाँ पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, रानी दुर्गावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 20वां क्वेश्चन है। गढ़ मंडल के शासक कौन था, बताइए। नरहरि शाह, छत्रसाल, नाहर शाह, इनमें से कोई नहीं। गढ़ मंडल का शासक कौन था? अभी तक किसी भी विद्यार्थी का लाइक बटन किसी ने दबाया नहीं है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप सभी विद्यार्थी मेरे से लगता है नाराज हैं, किसी ने भी एक लाइक बटन नहीं दबाया। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है या फिर समथिंग काइंड ऑफ यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। चलिए, आंसर आना चालू हो गया है, मैक्सिमम ए पर जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। नरहरि शाह, नरहरि शाह इज द करेक्ट आंसर। नरहरि शाह ही थे, ठीक है ना, जो कि गढ़ मंडल के शासक थे।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन है ये एक्चुअली। बताएं, बता सकते हैं आप? चंदेल, परमार, कलचुरी या फिर बुंदेल? किसकी राजधानी थी खजुराहो? नमस्कार रजक दी, लेट हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताएं। जी बिल्कुल, जिन्होंने चंदेल लगाया है बिल्कुल सही है। खजुराहो चंदेल की राजधानी थी, चंदेल इज द करेक्ट आंसर, है ना। खजुराहो, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। खजुराहो, चंदेल, चंजेल यानी कि जेजाक भुक्ति, ठीक है ना। इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते थे और वहाँ पे चंदेलों ने अपना शासन किया था, ठीक है ना। परमार के बारे में बताएगा कोई? परमारों ने कहाँ शासन किया, कलचुरियों ने कहाँ शासन किया और बुंदेलों ने कहाँ शासन किया? बताएं। इसका आंसर बताएं आप। लेट हो गया सर मैं, हाँ लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हैं 4-5 क्वेश्चन जिसको हम कवर करेंगे। जब तक आप आनंद लीजिए इन 5 क्वेश्चनों का, इनके आंसर दीजिए। बताएं, परमार वंश ने कहाँ शासन किया था, कलचुरियों ने कहाँ किया था और बुंदेलों ने कहाँ किया था? अभय जी, धार राजधानी परमार जी, जी बिल्कुल। अब मैं आंसर जो जो बताते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर। परमार वंश, धार, ठीक है, और इनके एरा भी लिखूंगा मैं, ठीक है, धार। कलचुरी बताएं, कलचुरी ने कहाँ किया था? जी हाँ, कलचुरी त्रिपुरी, जबलपुर, ठीक है। अच्छा, इसका एरा क्या था, किस समय किया था इन्होंने? कलचुरियों ने, कलचुरियों का शासन किस समय किया था? इनके समय के बारे में बताएंगे आप? कलचुरी का 620 से लेके 1181, ये समय था इनका कलचुरियों का, ठीक है। 620 से लेके 1181। बुंदेलों का बताएं, बुंदेले कहाँ थे? बुंदेलों का बता रहे हैं आप? ओरछा, बिल्कुल सही, ओरछा में शासन किया था बुंदेलों ने। इनका समय बताएं बुंदेलों का। ये मुगल शासन के समकालीन थे, जो मुगल काल था, मुगल काल के समकालीन थे ये। तो मुगल काल कब का था ये? 1526 से था ये। और कब तक चला ये? 1526 से लेके, बताएं कब तक रहा मुगल काल? अठारह आखिरी शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये था पूरा मुगल के समकालीन थे, ठीक है ना, बुंदेला, ठीक है ना। तो ये बुंदेलों का इसी के समकालीन। और मुगल में किसके समकालीन सबसे ज्यादा किया था? जहांगीर, जहांगीर के समकालीन रहे हैं बुंदेला, और उससे पहले भी रहे हैं, लेकिन जहांगीर के समकालीन में इनका कार्यकाल काफी अच्छा था और काफी अच्छी मित्रता थी मुगलों से।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य या काकतीय? बता देंगे इसका आंसर आप। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर दें। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर पहले से मैं एक बार, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हुआ था ये और अभी भी हो रहा है ये। तो इसका आंसर क्या है बताइए? कलचुरी। कलचुरी दिया है आप लोगों ने जवाब, बिल्कुल सही है। कलचुरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 हो गए। 23वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। दिस इज द 23 क्वेश्चन। होलकरों ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? ग्वालियर, नागपुर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? इजी क्वेश्चन है, आप बता देंगे। होलकरों ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? बताएं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। आंसर इज कमिंग इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। बताएं कब किया था? सन बताएं, किस सन में हुआ था? होलकरों ने अपने राज्य की स्थापना की थी इंदौर में। वो वर्ष बताएं, किस वर्ष किया था ये? बताएंगे आप, अगर इसके वर्ष के बारे में जानकारी है तो। किस वर्ष किया था, इसका आंसर दें। मल्हारराव होलकर, बिल्कुल सही। 1732। बिल्कुल सही कहा। 1732 में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन अगर पूरे मालवा में इन्होंने अपने होलकर वंश की स्थापना की थी, वो की थी 1730 में, और इंदौर को राजधानी बनाया था 1732 में। इसलिए अगर स्थापना का समय, स्थापना का डेट, वर्ष देखा जाए तो वो था 1730, लेकिन इंदौर को राजधानी 1732 में बनाया था। ठीक है, होलकर वंश ने। हो गया। और इसके संस्थापक थे मल्हारराव होलकर। पी के कुर्मी जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, मल्हारराव होलकर इनके संस्थापक रहे। चलिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? मत्स्य, अवंती, दशमक या बज्जी? आराम से इजीली बता सकते हैं इसका भी आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। फैक्ट्स में मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं और आपको भी पता होगी, क्योंकि ऑलरेडी यू आर स्टडिंग ऑल द फैक्ट अबाउट द एशियन हिस्ट्री। इसका आंसर दें। फटाफट दें। चलिए, बिल्कुल सही हैं आप लोग। अवंती। ज्यादा समय नहीं लेते हैं अपन। अवंती इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी यू नो ऑल द फैक्ट अबाउट द अवंती। मध्य प्रदेश के दो महाजनपदों में से एक अवंती था और एक था चेदी, तो उसमें अवंती थी जहाँ पे, जो उज्जैनी कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। 25वां क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम ताम्र बस्ती के ताम्र जो बस्ती थी, उसके साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कायथा, नाबदा टोली, नागदा या फिर हेताना? बताएं।
चलिए आंसर आना चालू हो गया। बी पर जा रहे हैं मैक्सिमम लोग, ए पर भी जा रहे हैं। कायथा बोल रहे हैं आकाश लोधी जी, राजेश पटेल ए पर जा रहे हैं। चलिए, जो विद्यार्थी कायथा को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। कायथा इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्र बस्ती कायथा में मिली थी, ठीक है। और ये कायथा में ताम्र बस्ती जो थी वो कब आई थी अस्तित्व में? 1360 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये ताम्र बस्ती कायथा में मिली थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो जनपद थे, प्राचीन जनपद, ठीक है ना, और आज के समय में जो हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो उसकी स्टडी करके आइएगा। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो प्राचीन जनपद के नाम थे वो मध्य प्रदेश के वर्तमान में कौन से नए जनपद हैं, यानी कि वर्तमान में जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे कि जो पुराने जनपद थे, बताएं। देखिए, 2 जनपद तो आपको मालूम है, महाजनपद, लेकिन महाजनपदों की बात नहीं हो रही है, जनपदों की बात हो रही है, ठीक है ना। एक तो महाजनपद थे और एक थे जनपद, ठीक है ना। तो महाजनपद तो ये तो महाजनपद 16 थे, लेकिन जनपद काफी थे। तो मध्य प्रदेश में वो पुराने जनपद कौन कौन से थे, इसके बारे में आप हमें कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप भी बताइएगा आपको किस किस के बारे में जानकारी है, प्राचीन जनपद कौन कौन से रहे मध्य प्रदेश में, है ना। उन सभी के नाम आप मुझे कल बताइएगा। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। पूरा 1 घंटा हो चुका है आज के वीडियो को लेते हुए, और आप सभी विद्यार्थियों से बहुत बहुत आनंद आया, लेकिन आप लोगों ने अभी तक एक लाइक बटन नहीं दबाया। आज मेरे को एक भी मेरे वीडियो पर लाइक नहीं मिले हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, अगर आप जा रहे हैं जहाँ से छोड़कर। तो कल फिर मिलेंगे हम। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मध्य प्रदेश के हर जिले के ऊपर मैं लाइव वीडियो लेके आऊँगा, उस पर चर्चा करूँगा। तो मंडे से हम मध्य प्रदेश की हर जिले के ऊपर मैं लाइव क्लास 12 बजे से चालू करने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी मध्य प्रदेश की जो सभी ज़िले हैं उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो 12 बजे से आप मंडे से आइएगा। मंडे से हम उसको चालू करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को यहाँ पर लाइक नहीं दिख रहा है मेरे व्यूज़ में, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट लाइक्स ऑन माय लाइव वीडियो। नो इशू, कोई दिन आपने कर दिया है, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पी.के. कुर्मी जी पूछ रहे हैं हम कहाँ से हैं। हम भोपाल से हैं कुर्मी जी, और भोपाल से ही हम इसको लाइव क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने बता दिया कि 19 लाइक मिल रहे हैं मेरे को, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। कल हम मिलेंगे सेम इसी मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों के साथ में, और उसी के साथ साथ मंडे से मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर विस्तृत एक जिलों पर अगर हम क्लास लेंगे हर रोज, तो टोटल 52 क्लासेस उसकी हम लाइव लेंगे, और साथ ही साथ अन्य फैक्ट्स पर भी लेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी 12 बजे से मंडे को जरूर आइएगा। 12 से 1 के बीच में हम पूरा का पूरा 1 घंटा एक जिले के ऊपर चर्चा करेंगे। उस जिले के ऊपर में पूरी जानकारी मिलेगी, और पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस पर्टिकुलर जिले में क्या क्या मिलता है, मिनरल्स, ठीक है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मध्य प्रदेश विच इज आई विल डिस्कस फ्रॉम मंडे इन अ सिंगल क्लास, सिंगल डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं 3 बजे, और मंडे को